अस्सलाम वालेकुम। आज का जो शो आप लोगों ने देखा, गुजरांवाला का नाकाम जलसा। नाकाम मैं उसको इसलिए कहता हूँ, आप ज़रा वीडियो गौर से सुने तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मेरा मकसद क्या है। नाकाम इस तरह है कि ये 11 जुमातों का जलसा था और इसके अलावा इस पर तकरीबन 15 करोड़ रुपए का खर्च आया। इन लोगों का, ये जो हमारे गुज़िश्ता लुटेरे हुक्मरान हैं, इनका 15 करोड़ तक का खर्च इस पे आया। और फिर देखे कि पूरा ग्राउंड जो था वो किस तरह इन्होंने किस जाली तरीके से कुर्सियां दूर दूर रखी, लोगों को कैसे 2-2, 3-3 फुट और 4-4 फुट के फासले पे खड़ा किया था कि लोगों को दिखाया जाए कि ये जो हम रेंट क्राउड लाए हैं ये अवाम पर कुछ असर डालेंगे, उन अवाम पर जो कि इनके साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के इदारों के साथ है, पाकिस्तान के दिफा के साथ है, ये उनको मुतासर करने के लिए। लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ और ये इस तरह के 10 और जलसे भी करेंगे तो इनको यही नाकामी मिलेगी। और जितना ये ज़्यादा करेंगे इतने ज़्यादा ये लोगों के सामने और भी रसवा होंगे। अब देखना तो हमें ये चाहिए कि ये कौन से लोग थे, कहाँ जमा हुए, आपस में ये पहले क्या थे, अब क्या है। लेकिन मसला यही है कि एक इमरान खान है, दूसरी तरफ पूरी पाकिस्तान की अपोजिशन और पाकिस्तान की पूरी ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की वो पूरा बेकाया हुआ माल, लिफाफों वाला मीडिया, ये सब एक तरफ और एक इमरान खान दूसरी तरफ। ठीक है, इश्यूज़ बहुत बड़े हैं, महंगाई के बहुत बड़े इश्यूज़ है, हुकूमत के इनकॉम्पिटेंस भी बहुत ज़्यादा है, टीम भी बहुत कमज़ोर है और बार बार हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं गया आज तक। तो इसलिए कुछ लोग अगर आए हैं तो ये महंगाई की वजह से, इनकी मोहब्बत में कोई नहीं आया, न इनके मोहब्बत में कोई आएगा, आइंदा भी कोई नहीं आएगा। ये दो चीज़ें आप लोग नोट करें कि कभी इसी बहरान से इंशाल्लाह इमरान खान इस महीने निकलेगा और मजबूत होकर वापस आएगा, यानी अपने फार्म में आएगा। मेरा मकसद ये है कि जो कुछ आज आप लोगों ने देखा या ये 2 हफ्ते से जो ये बकवासियात आप लोग सुन रहे हैं, इसका वो बैठ जाएगा, बैठ जाएगा और आप देखेंगे कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद 120 नैब की अदालतें बनेंगी। ये जो कुछ इन लोगों ने इस मुल्क के साथ किया है, इनको माफ़ी नहीं मिलेगी। अगर इस वक्त भी इन लोगों के साथ नरमी बरती गई तो इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़े दुश्मन ये जो जमा हुए हैं, खुसूसन नून और पीपल पार्टी, इससे बढ़कर दुश्मन पाकिस्तान में और मौलाना के साथ मिलाकर इससे बढ़कर दुश्मन हमारा इंडिया भी, वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो कुछ है ये यही लोग हैं और इनके साथ अगर इन इदारों ने, खुसूसन दिफाई इदारों ने, अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी अदलिया ने, क्योंकि अदलिया में इनके बैठे हुए लोग, आप लोगों को सब कुछ मालूम है कि इनको कैसे रिलीफ दिया जा रहा है, खुसूसन लाहौर हाई कोर्ट को देके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देके, उनकी रिमार्क्स देके, ऑब्जर्वेशंस देके कि एक ने वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया, लाहौर हाई कोर्ट कहता है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि फ़ाइज़ ईसा की तरह। तो अब देखिए कि फ़ाइज़ ईसा कौन है। फ़ाइज़ ईसा भी वही शख्स है जो नवाज़ शरीफ ने जो इस मुल्क के साथ किया, जिसका बस चलता है, उसका इतना बस चलता था कि वो भी अपने जो नाजायज़ ज़राए से जो दौलत था वो भी पाकिस्तान से बाहर लेकर गया अपनी बीवी के आड़ में। और नवाज़ शरीफ का बस ज़्यादा चलता था, उसने ज़्यादा लूटा। इसी तरह दूसरों का भी यही हाल है। और मौलाना के लिए तो एक गेम तैयार है, वो उसको तो कमाई चाहिए। इन लोगों के जो हराम का जमा हुआ माल है वो उस पर ख़र्च कर रहे हैं। मौलाना की अपनी हैसियत क्या है? गरीब लोगों के मदरसों में बच्चे हैं, वो जो इस मदरसे में आते किसके लिए हैं और ये लोग उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस शख्स का अंजाम क्या होगा, ये सब कुछ आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस वक्त, आज जो बकवास इस शख्स ने की है, नवाज़ शरीफ ने इस जलसे में जो ऑनलाइन खिताब किया है, उसको ज़रा देखे। इसके बाद हमें अल्ताफ़ हुसैन तो सिर्फ कराची का एक लीडर था, ये तो पाकिस्तान का लीडर था। तो ये तो अल्ताफ़ हुसैन से 10 गुना बड़ा गद्दार शख्स साबित हुआ। तो जिस तरह अभी आप देखें कि हमारा इस वक्त अगर कोई किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, सऊदीया किसके पैरोल पर है, दुबई किसके पैरोल पर है, वो हमारे दुश्मनों के साथ है जो मुसलमानों के दुश्मन हैं।
ٹھیک ہے. ان کے ساتھ پھر کون ہے؟ یہ جو نواز شریف ہے، یہ اس طرح یہ سب کچھ جو کر رہا ہے، یہ بہت بڑا گیم ہے. اس کو سمجھنے کے لیے کسی اور ویڈیو میں بات کروں گا تو آپ لوگوں کو پوری بات سمجھ آ جائے گی کہ آخر یہ سب کچھ اچانک کیوں ہو رہا ہے. یہ اچانک نہیں ہو رہا. ایک ملک کو تسلیم کرنے کے لیے یہ جتنا دباؤ پاکستان پہ ڈالنا چاہتے تھے، لیکن موجودہ وزیر اعظم، دیکھیں ایک چیز آپ مان لیں کہ پاکستان میں اگر کوئی لیڈر کرپٹ نہیں ہے تو وہ صرف یہ موجودہ وزیر اعظم ہے. تو ایک آدمی اگر کرپٹ نہیں ہے تو وہ نہ سعودیہ کے دباؤ میں آئے گا، نہ دبئی کے دباؤ میں آئے گا، نہ یہ خلیجی ریاستوں کے دباؤ میں آئے گا، نہ نواز شریف جیسے یعنی بے عزت شخص کے دباؤ میں آئے گا. اور اس کی لڑکی کو تو آپ جانتے ہیں، وہ ایک ایکٹریس عورت ہے، وہ کیا کچھ کرتی ہے کیا نہیں کرتی. لیکن سب سے اچھی بات تھی کہ اس عورت کو بھی باہر بھیج دیا جاتا تو خس کم جہاں فاق. یہ تو ہم بہت پہلے سے کہہ رہے تھے، لیکن شاید یہ باتیں کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی. ہمیں بہت پہلے سے سمجھتا کہ یہ کیا ہوگا. لیکن ایک بات آپ لوگ انشاءاللہ اپنے ذہن پہ میں محفوظ کریں کہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ دو چیزیں ہوں گے، یا یہ لوگ کامیاب ہوں گے یا ملک ختم ہوگا. کیونکہ ملک نے تو رہنا ہے انشاءاللہ، آخر تک رہنا ہے، لیکن ان لوگوں نے دوبارہ اقتدار میں نہیں آنا. یہ فیصلہ آپ جیسی بھی چاہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن جو نرمی برتی جاتی ہے ان لوگوں کے ساتھ، یعنی اس وقت پوری دنیا، چند ممالک ہمارے دوستوں کو چھوڑ کر پوری دنیا افواج پاکستان کے دشمن ہے. تو وہ اگر ہمارے افواج کمزور ہوتے ہیں تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ کیا یہ جو ہمارے عدل کے ادارے ہیں، انصاف کے ادارے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کل ان کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں RSS کے غنڈے دندناتے پھریں گے تو کیا ان اپنے آنے والے جنریشن کے لیے ان کو وہ وقت چاہیے؟ اور یا صرف وفاداری نبھانے کے لیے ہماری عدلیہ کو نواز شریف کی ضرورت ہے اور ان سے مرغوب ہے؟ یعنی یہ بہت بڑا سوال ہے یا نشان ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا کہ جیسے اس نے آج اپنے تقریر میں جسٹس پائیزیزا کا نام لیا، جسٹس شوکت صدیقی کا نام لیا، یہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یا یہ جج کہلانے کے قابل لوگ ہیں. اور یہ سارا منصوبہ ہے کیا کہ وہیں دوبارہ وہ عمل دہرایا جائے جو افتخار چودھری کے زمانے میں ہوا تھا، اور ایک اور افتخار چودھری جسٹس فائزیزا کی شکل میں آئے اور اس کی طرح ہائی کورٹوں میں ایسے چیف جسٹس بیٹھے ہو جیسے شوکت عزیز صدیقی ہے یا کیا بلا ہے، اس کا نام مجھے صحیح آتا نہیں ہے اس وقت. تو اگر آپ لوگ عدل کا ادارہ اس طرح تباہ و برباد کریں گے تو پھر پاکستان کا مقصد اور عوام کس طرح رلتے رہیں گے، اس پر ہمیں ذرا سوچنا پڑے گا. لیکن یقین کریں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اس وقت بہت تکلیف ہوگی جو محب وطن لوگ ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ ہمت نہ ہارے. جیت آپ لوگوں کی ہے، موجودہ وزیر اعظم کی اور پاکستان کی ہے. سب سے پہلے کچھ نہیں ہوگا. یہ جاگ کی طرح یہ سارا، یہ طوفان کے بعد جو پانی آرام سے گزرتا ہے، یہ اسی طرح آرام سے بیٹھ جائیں گے. لیکن یہ ہوں گے کہاں؟ یہ اگر ہمارے ملک میں عدل کا نظام ہوتا، ہمارے ملک میں انصاف کے ادارے مضبوط ہوتے اور وہ ایماندار ہوتے، تو کیا یہ لوگ اور یہ جو لڑکی ہے اس کی بیٹی یہ جیل سے باہر ہوتی؟ اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوتا اگر کسی یعنی قانون اور آئین پر عمل کرنے والے ادارے اس ملک میں ہوتے؟ تو کیا یہ لوگ اس طرح دندناتے پھر رہے ہوتے؟ ان کا مقام کہاں ہونا چاہیے ہمیں بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. لیکن میں ایک آپ کو اپنی حد تک یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور انشاءاللہ ایسا ہے. میں اپنے ویسی خوش فہمی میں نہیں ہوں کہ ایسا ہی ہوگا. تھوڑا صبر کریں. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ سینٹ الیکشن کو سبوتاش کرنے کے لیے، کہ سینٹ کا الیکشن ہوگا مارچ میں، اور پھر مارچ میں جو ہمارا چیئرمین ہوگا وہ بھی ہمیں معلوم ہے، اور اس کے بعد جو اکثریت ہوگی سینٹ میں PTI کی، تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ نقشہ کیسے بنے گا، کیا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا. بہت زبردست ناکامیاں ہیں 2 سالوں کی، ہمیں معلوم ہے. لیکن آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو 40 سال سے اقتدار میں ہیں، ان کو شکست دینے کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے. اور یہ وقت انشاءاللہ سال بعد آپ دیکھیں گے جو چینجز، جو تبدیلی جس کو کہتے ہیں، وہ آپ کو تبدیلی
सामने आनी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, लेकिन जितना अभी बर्दाश्त कर लिया है 2 साल, सवा 2 साल, अब और ज़रा साल इंतज़ार करें। सेनेट इलेक्शन के बाद देखेंगे इंशाअल्लाह ये चीज़ किसी और तरफ जाएगी और आपका मौजूदा वज़ीर आज़म दिन दुगनी रात चुगनी ये मजबूत होता जाएगा, तरक्की करता जाएगा, ये मुल्क तरक्की करेगा, ये मुल्क ऐसे नहीं रहेगा। ये बहुत बड़े मसाइल है, ये जो हमारा सी पैक है इसको ख़त्म करने के लिए, ये जो हमारे अरब ममालिक है, हमारे दूसरे जो दुश्मन ममालिक है, उसको सबोताश करने के लिए कौन से हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें अंदर से कोकला कर रहे हैं, ताकि ये ना हो क्योंकि हम चाइना से दूर हो, ऐसे नहीं होगा। ये भी कंप्लीट होगा, इस मुल्क में इस्तेहकाम भी आएगा, मौजूदा वज़ीर आज़म अपने इरादों में कामयाब होगा। लेकिन सिर्फ एक मामूली सा कि अगर ये कोई उसके जहन में बिठाए कि आपके आसपास जो लोग बैठे हैं उसने 2 साल में आपको कितना बदनाम किया, आप कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा दिया, अब भी वक्त है। और जितना जल्दी हो सके अगर ये उस सही तरीके से सोच ले, क्योंकि वो एक चुंगल में फंस चुका है इन नॉन इलेक्टेड लोगों के दरमियान में, और उनमें से कुछ वो इलेक्टेड लोग भी हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, और उनके जो बड़े बड़े बैगेज है वो उनकी हमदर्दियाँ किसके साथ है और इनकी हमदर्दियाँ नॉन इलेक्टेड लोगों की किन के साथ है। ये ज़रा सोच समझ कर वज़ीर आज़म का कोई भी खैर खा को जो है उसको समझा सके, उसकी ये सारा कुछ 2 साल का जो भी है उसके सामने रखा जाए तो आप देखेंगे अगर सिर्फ ये यहाँ से थोड़ा सा यानी मूवमेंट हो जाए और लोगों को यकीन हो जाए। अब भी लोग ठीक है बहुत तंग है और इंतहाई जुल्म है जो महंगाई है इस वक्त, लेकिन वो लोग भी समझते हैं कि ये तो इस मौजूदा वज़ीर आज़म का काम नहीं है। जितने माफियाज है वो हर इदारे में मौजूद है और वो जिस तरह की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, क्योंकि और उससे इसीलिए उनके साथ कुछ हो नहीं सकता कि हर इदारे में साबिका लोग हुक्मरानों की लोग मौजूद है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक। तो इस वज़ीर आज़म को नाकाम करने के लिए वो यानी गैर दानिस्ता तौर पर इस मुल्क को भी कमज़ोर और तबाह कर रहे हैं। तो अगर सही टीमें बन जाए और उन चीज़ों पर अमल किया जाए और अफवाज पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन लोगों से एहतसाब शुरू किया जाए और उन इदारों को जो इस इंसाफ देते हैं और इंसाफ लेते हैं उनको ज़रा एक कमरे में बंद करके बिठाया जाए और उनके सामने रखा जाए पूरा क्या उनको मालूम नहीं है, उनको भी सब कुछ मालूम है। लेकिन जो लोग इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हो इस तरह जुल्म अवाम के साथ ये सब कुछ हो रहा और उनको नज़र ना आए और वो देखना न चाहे तो उनके लिए अज़ाब अज़ीम मौजूद है, मैं इतना कह सकता हूँ। और ये एक हकीकत है। इससे यानी आज पाकिस्तान की अवाम इतनी भी ना समझ नहीं है कि इन चीज़ों को नहीं समझते। ये बहुत बड़ा एक जम गफ़ीर है और एक तरफ अदलिया के लोग हैं जिसमें से कुछ जजों को छोड़कर दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेट सब के सब इसी तरह हर इदारे में, और कुछ लोग जो बाहर के पेरोल पर है वो इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते, तो क्या अदलिया भी इसमें शामिल है। इनको एक दिन तो जवाब देना होगा। अब इतने करप्ट लोग दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश अगर ये लोग करते हैं तो इनका अंजाम क्या होगा और पाकिस्तान का अंजाम क्या होगा। आप ज़रा सोचें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप आगे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आप पे मैं छोड़ता हूँ। और मिलते हैं इंशाअल्लाह दूसरी व्लॉग में।